अब बात करते हैं पावर इन मोशनल ईएमएफ कंडक्टर। ये आपको मदद करेगा काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं कि ये काम की चीज़ नहीं है बेटा। ये आपको एडी करंट डैम्पिंग में बहुत मदद करेगा जो आप सीख रहे हो। जब आप मेटालिक डिस्क बनाएंगे एनर्जी मीटर में, तो यहाँ मैंने ये नहीं कहा, देखो मैं इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अभी तो मैंने नॉर्मली कंडक्टर रख दिया। उस कंडक्टर की जगह अगर मैं एल्युमिनियम की बनी हुई डिस्क रख देता, तो डिस्क में जब ईएमएफ को कट करेगा, ये सॉरी एमएमएफ को या मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण यहां जैसे मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, और इसी करंट को जनरली हम लोग कहते हैं एडी करंट। तो जब आप लोग, ये बहुत काम की चीज है, ऐसी नहीं है ये। अब आप पूरा एनर्जी मीटर में आप ब्रेकिंग मैकेनिज्म पढ़ते हो। अगर इसे मैं छोड़ देता तो आप ब्रेकिंग मैकेनिज्म को समझ ही नहीं पाते। क्यों? मैं कहूंगा कि देखो, एक परमानेंट मैग्नेट में, जिसे आप ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हो, इसमें आप एक डिस्क को रोटेट करवाते हो जो कि एल्युमिनियम की बनी हुई है। तो जब ये एल्युमिनियम की डिस्क उस मैग्नेटिक फील्ड को काटती है, कॉइल तो नहीं है ना, कॉइल का मतलब है टांड वांड कुछ बना रखे, तो ऐसा तो कुछ मैटर नहीं है। तो उस मेटालिक बॉडी जो कि एल्युमिनियम से बनी हुई है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करेगा, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के कारण उसकी सतह पर पूरी पर एक करंट फ्लो करता है, जिसे कहा जाता है एडी करंट। और उसी एडी करंट के कारण एक टॉर्क आता है बेटा, जिसको आप जनरली ब्रेकिंग टॉर्क के नाम से जानोगे। तो हर एक चीज कनेक्ट है। अगर आपको ये लग रहा हो कि सिर्फ कॉइल्स में ही एमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो आप गलत हो। ये आपको टोटली रिलेट करेगा कि देखो कैसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्शन कोई कॉइल कर रही है, जो कि आपने नॉर्मली वाइंडिंग बना रखी है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। हमने भी कहा बिल्कुल हुआ है। लेकिन बेटा ये सोचो, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो या मशीन हो, कोर किसकी बनाओगे? नॉर्मली स्टील की बनाओगे। स्टील का नेचर क्या है? इंसुलेटर है क्या? नहीं है ना। तो हम ये तो जरूर सीख लेते हैं, देखो इन फॉर्मूलों का यही महत्व है। देखो हर एक चीज लिंक है। हमने ये तो सीख लिया कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ जी, बढ़िया। लेकिन हम एक चीज को मिस कर गए, ये जो ये बॉडी रखी है, कोर बना रखी है, जो जो आपने कोर डिजाइन की है, उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ होगा क्या? वो भी जो कोर बना रखी है, वो भी तो मेटल की है ना। तो बेटा उसमें भी कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। अब उसमें अगर कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, तो इसकी सतह पर भी एक करंट फ्लो करेगा। उसी को तो आप नॉर्मली एडी करंट बोलते हो। एडी करंट लॉस पूरा ही वहीं से आता है। तो हर एक चीज का अपना महत्व है। अब जैसे हम अगर इसको नहीं सीखते कि देखो जी, ये जरूरी नहीं है कि आप बाइंडिंग करें, आप कॉइल से ही अपना घुमाएं कट करें, ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। अगर कोई कंडक्टर भी रखा हुआ है, कोई कोर भी रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेटालिक रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और यही चीज से देखो अब हम बनाते हैं इसमें पावर। तो जैसे हमने ये पढ़ा अभी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट था या फिर एक मेटालिक कंडक्टर ये रखा है दोस्त, इसमें मैंने कहा कि इसके जो रेजिस्टेंस है, ये ले लिया हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब ये इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा था, तो बताओ जरा, ए बराबर में BLV था, ठीक है भाई। चलो, तो इसकी सतह पर कुछ ना कुछ तो करंट होगा। तो इसकी सतह पर जो करंट फ्लो कर रहा है, मैं बोलूंगा इसको E/R। तो मुझे यहां से मिल गया जी BLV/R एम्पियर। अब ये करंट, पावर तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज से भी निकाल लेता, लेकिन यही करंट है जैसे आप एडी करंट कहोगे। मतलब एडी करंट को मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा, क्योंकि जड़ इसकी यही है। अच्छा, अब पावर बतानी है। पावर क्या होगा? I² × R। तो B² L², ये V वेलोसिटी है, अपॉन में
आर स्क्वायर इंटू आर, इससे कैंसिल, तो P बराबर में बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में ये आता है। अब देखो बेटा, बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर है। अब हम बता दें कैसे क्लियर है दोस्त। आप एक कहानी सुनते हो कि एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, सीखते हो, देखना क्या है। अबे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर नहीं है क्या यार? वेलोसिटी है, मैकेनिकल टर्म में वेलोसिटी और इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल टर्म में फ्रीक्वेंसी होती है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो यार भाई, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही कूद के नहीं आ गया था कि P इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सिखाते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि एल एम ही है, तो डेफिनेटली ये चीज है भाई। एल डिनोट करेगा जनरली, जब हम आगे पढ़ेंगे, वो जो मैंने एक पूरा पाथ दिखाया था जनरली एक वॉल्यूम वाले हिस्से को। अब चलो आपको एक बात बताते हैं, इस आर को बढ़ाया जाएगा, रेजिस्टेंस है। तो अब देखो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो आर है ये इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है भाई बच्चों, ये इस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है आई, और ये आर उसके मार्ग में प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध को बढ़ाया जाए तो ये पी कम हो सकता है, हाँ ना बोलो, पक्का? चलो जी अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को अलग। हाँ भाई बच्चों, अब देखो, बनाना तो ये कंडक्टर ही था ना, तो मैं इसे किसी एक सॉलिड बॉडी का नहीं बनाता। करेक्ट जी? हम क्या कर रहे हैं, जब बनाना हमें यही है, तो हमने इसे माना मुझे ये कंडक्टर डिजाइन करना है, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे सॉलिड बॉडी बनानी ही नहीं, मैंने इसे छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ा, या फिर मैंने छोटी छोटी पत्तियां ली और आपस में मिला दिया उनको। तो बच्चों ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इज कॉल्ड ए लैमिनेशन, और जो लाल वाली पत्ती है इज कॉल्ड ए इंसुलेशन। हाँ वही, लेकिन हमने इसे अब छोटे छोटे पत्तियों को, यानी कि जिनको हम स्टील लैमिनेशन जनरली कहेंगे, मेरा इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पज वही है भाई। तो मैंने कहा कि देखो जो P है बड़े क्लियरली मुझे दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो बाकी चीजों पे तो मेरा देखो ज्यादा कुछ है नहीं हिसाब किताब, क्योंकि बी की मेरी कहीं जगह फिर लिमिटेशन आएगी। तो मैं मशीन को डिजाइन करते हुए या कोर को डिजाइन करते हुए एक छोटा सा काम करता हूं, मैं किसी सॉलिड बॉडी को सेलेक्ट नहीं करता। मुझे अगर ये बनाना है तो मैं छोटी छोटी पत्तियों को लेता हूं और हर एक पत्ती को आपस में टच में नहीं आने देता। करेक्ट जी? हर एक पत्ती को मैं बीच में इंसुलेशन से अलग रखता हूं। तो अगर मैं इंसुलेशन इन पत्तियों के बीच में दे रहा हूं, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो इस कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिखेगा, मैं तो कहूंगा जी इसका मान तो बढ़ गया, बढ़ गया जी। और इसका मान अगर बढ़ गया तो मैं तो कहूंगा कि ये पावर लॉस तो कम हो जाएगा। तो इसीलिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आप जब भी कोर बनाएंगे उसको छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ें, जिनको हम स्टील की छोटी छोटी पत्तियों को कहते हैं लैमिनेशन, और बेटा इनके बीच में हम भरेंगे इंसुलेशन। ठीक है जी? जितनी मोटाई, याद रखना, इन लैमिनेशन की मोटाई जितनी ज्यादा आप लोगे उतना ही गलत है, क्यों? उतना ही कम इंसुलेशन मटेरियल इनमें आप भर पाओगे। तो एक दूसरे से जो लैमिनेशन जुड़ी होगी वो इंसुलेशन के द्वारा जुड़ी होगी, और हम इनकी जो थिकनेस रखेंगे नॉर्मली 0.3 से लेकर 0.5,
ठीक है जी, एडी करंट लॉस की जड़ यही है। समझ पाए भाई? अरे कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या आई क्या? चेहरे तो तुम्हारे बड़े शांत हो रखे कि सर क्या ही है ये एडी करंट। ये वो चीज है जिसके बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अब यार देखो भाई, मैं भी ये सोचता हूँ कि जब बच्चों को समय दे ही रहा हूँ तो फिर चीजें सिखा दूं। नहीं तो मेरा काम तो एक फॉर्मूले से बन जाता है कि पी ई इज इक्वल टू के ई बे स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बोलूंगा बस। और ज्यादा करूंगा वॉल्यूम लिख दूंगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, यही तो बोलूंगा मैं, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया भाई कि एक्चुअली कहानी है क्या। तो ये कहानी है तुम्हारी लॉसेस की। तो मेटालिक बॉडी में सिर्फ ये नहीं कि कंडक्टर में, याद रखना हमेशा, कंडक्टर में जो लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस, उसे तो नॉर्मली कॉपर लॉस का दर्जा देंगे। अच्छा, इसके लिए जो पावर लॉस हुआ है रियली में जिम्मेदार क्या है? क्या जिम्मेदार कहा मैंने? घर का मुखिया, रेजिस्टेंस, शाबाश। मैंने कहा इसकी जड़ क्या है? क्या जी? मैं तो इसे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है। इसकी जड़ मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो बेटा इसीलिए एडी करंट लॉस को कहा जाता है मैग्नेटिक लॉसेस। तो ये कभी वायर में नहीं आएगा, ये जब भी मेटालिक रॉड, मेटालिक कंडक्टर इनकी बात करेंगे तो तभी देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम ट्रांसफॉर्मर की कोर डिजाइन करेंगे, जब भी हम मशीन की कोर बनाएंगे, तो इसलिए हम प्रॉपर एक सॉलिड बॉडी नहीं लेते। हम इसलिए जैसे इंडक्शन मोटर भी बनाएंगे तो हम लोग कोई सॉलिड बॉडी सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी पत्तियों को लेते हैं और फिर जाकर एक साथ मिलाकर हम कोर तैयार करते हैं। तो जो जड़ है वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। और इसीलिए बेटा इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक लॉसेस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वी है, जरा जस्ट इमेजिन, मतलब थोड़ा सा सोचकर देखो, वी क्या दिखा रहा है आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी होने का मतलब क्या था? कुछ मूवमेंट, कुछ चेंजेस, वेलोसिटी बिकम जीरो, इंड्यूस ईएमएफ बिकम जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब डीसी। ठीक है। अब डीसी में जब वोल्टेज उत्पन्न होगा ही नहीं इस कोर में, तो फिर डीसी में लॉसेस भी नहीं होगा। तो इसलिए डीसी में ये लॉसेस एब्सेंट होता है। एडी करंट हिस्टैरिसीस ये डीसी में पूरी तरीके से एब्सेंट दिखेगा। तो किस में देखने को मिलेगा? एसी में। एसी का मतलब क्या था? कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखे। चलो ये तो कहानी हमारी ये थी भाई। ये अभी जो आपको एडी करंट बताया ना मैंने, ये मैकेनिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन किया है पूरा।